यामाहा ने इंटरनेशनली लॉन्च की थी XSR 155 को 6 साल पहले और तब से ये सवाल रह चुका है कि ये मोटरसाइकिल इंडिया में कब आने वाली है। तो अच्छी न्यूज ये है कि यामाहा इंडिया ने फाइनली इस मोटरसाइकिल को इंडिया में लॉन्च किया है, इस बात पर कि उनको लगता है कि इंडिया अब जाकर इस मोटरसाइकिल के लिए तैयार है। हाँ, यामाहा ने FZX हमारे मार्केट में लॉन्च की थी जो XSR के डिजाइन और इथियोस पर आधारित है, लेकिन उसमें कुछ मजा तो नहीं है। ये मोटरसाइकिल जो है प्रॉपर XSR 155 है जो यूज करती है प्लेटफॉर्म R15 और MT15 का, और यहाँ पर आपको मिलता है रेट्रो स्पोर्टी प्लेटफॉर्म का पूरा मजा। अब हमने इस मोटरसाइकिल को कुछ दिनों के लिए चलाया है और हमारे पास 3 सवाल है जिसको हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। पहला सवाल है कि ये इस मोटरसाइकिल में क्या कुछ अच्छा है और क्या बुरा है। दूसरा सवाल ये है कि आज की तारीख में क्या आज भी ये मोटरसाइकिल रेलेवेंट है मार्केट में, और इनके राइवल्स के अगेंस्ट इसकी प्राइस ब्रैकेट और डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर किया जाए तो क्या है मोटरसाइकिल सच में उतनी अच्छी है। और तीसरा सवाल ये है कि ये मोटरसाइकिल किस टाइप के राइडर के लिए बनी है। इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको तो पता ही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और अपडेट्स फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। तो जैसे इस मोटरसाइकिल का नाम है, XSR 155 बेस्ड है रेट्रो स्टाइल XSR 900 पर जो यामाहा सेल करती है इंटरनेशनल मार्केट में। ये मोटरसाइकिल दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी पॉपुलर है कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशंस के लिए। अब XSR 155 एक वाटर्ड डाउन वर्जन है इस मोटरसाइकिल की, और क्योंकि ये मोटरसाइकिल इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है, इसके लुक्स, लाइंस और प्रोपोर्शंस बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पर आपको सर्कुलर हेडलैम्प मिलता है और उसका माउंट भी बहुत बढ़िया है। प्लीटेड सीट मिलती है, 1 पीस हैंडल बार मिलता है, सर्कुलर डैश मिलता है, मिनिमलिस्टिक डिजाइन है इसकी। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस मोटरसाइकिल के कुछ चीज़ों को लेकर संतुष्ट नहीं हूँ, जैसे कि इस मोटरसाइकिल की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और प्लास्टिक की क्वालिटी को लेकर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हेडलाइट जो है काफ़ी ठीक ठाक है, अगर आप सिटी रोड्स पर चला रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पतली गलियों में से चला रहे हो या फिर अगर आप हाईवे पर चला रहे हो तो इस हेडलाइट की इंटेंसिटी जो है और स्प्रेड में ज़्यादा कुछ दम नहीं है। आपको ऑक्सिलरी लाइट्स कंसिडर करने पड़ेंगे अच्छी फोकस्ड लाइट के लिए। दूसरी बात आ जाती है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी, मोरलेस ठीक ठाक है, लेकिन इसके स्विच गियर जो है बने ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बजट को कंसिडर करके बनाए गए हैं। काम कर लेते हैं लेकिन काफ़ी बेसिक है। और स्पेशली अगर आप आएंगे लेफ्ट साइड के स्विच गियर पर, आप देखेंगे कि पास बटन जो है इसको इंटीग्रेट किया गया है हेडलाइट के बीम के ऑप्शन के स्विच के साथ। तो आपको यहाँ पर बटन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, तो इसको दबाकर आपको हाई बीम अब एक्टिवेट करना पड़ता है। उंगली आपको ये जो थंब आपका जो उठाना पड़ता है, तो इसमें यहाँ पर भी एक सेफ्टी हैजर्ड का प्रॉब्लम आ जाता है। और दूसरी बात जो आ जाती है कि इसके टर्न इंडिकेटर और हॉर्न के बटन को लेकर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि यामाहा ने इस चीज़ को फ्लिप क्यों किया गया है। कई बार, मतलब हर बार जब भी मुझे टर्न इंडिकेटर यूज़ करना हो तभी मैं हॉर्न दबा देता हूँ, और जब मुझे हॉर्न दबाना होता है मैं टर्न इंडिकेटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो इसका कुछ बेनिफिट तो मेरे समझ में आ रहा नहीं है और मुझे पता भी नहीं कि यामाहा ने इसे क्यों किया है। और तीसरी बात आती है इस मोटरसाइकिल की इंजन कंपार्टमेंट को लेकर। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर, हाँ जाहिर है कि ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन है तो केबल्स होंगे, होजेस होंगे, सब कुछ है, लेकिन एक रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल बढ़िया तब लगती है जब इसकी इंजन कंपार्टमेंट अच्छी खासी साफ हो, दिखने बहुत बढ़िया हो। यहाँ पर ये सब केबलिंग के कारण इसका मज़ा ख़राब हो रहा है। तो मैं बहुत ही श्योर हूँ कि यामाहा यहाँ पर ना अच्छा काम कर सकती थी, जहाँ पर इस केबलिंग को अच्छे से ढक सकती थी और इस राउटिंग को, इस होजेस को अच्छे से पैक कर सकती थी, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट इस इंजन ब्लॉक को ब्लैक आउट ट्रीटमेंट दे दी थी, तो पूरी तरह से इंजन कंपार्टमेंट जो है अच्छा दिख जाता था। फीचर्स की बात करें तो इस पैकेज में एक राउंड LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो रेट्रो स्टाइल का है और ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड फीचर्स भी सपोर्ट करता है। मोटरसाइकिल में
ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप दी गई है जो इसे रेट्रो के साथ साथ मॉडर्न अपील भी देता है। और लास्टली XSR 155 डुअल चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आती है जो स्विचेबल नहीं है। करंट मार्केट में रेट्रो मोटरसाइकिल्स के लेकर ज़्यादा फोकस दिया जाता है एक रिलैक्स राइडिंग स्टांस को लेकर और एक कंफर्ट को लेकर काफ़ी मायने दिए जाते हैं। लेकिन XSR 155 के केस में ये एक रेट्रो स्पोर्ट ऑफरिंग है। इसका मतलब है कि ये एक नेकेड R15 है एक रेट्रो लुक के साथ। तो जब आप इसकी राइडिंग स्टांस को देखते हैं काफ़ी कमिटेड है। फुट पैक जो है रियर सेट है, हैंडल बार जो है ऊंचा है R15 से, लेकिन पोच में थोड़ा आपको आगे आना पड़ता है तो आपको एक प्रॉपर कमिटेड स्टांस मिलता है। और रही बात सीट हाइट की तो वो सेट की गई है 810 mm पर और मेरी हाइट है 5'7", तो मेरे लिए तो कुछ दिक्कत नहीं है, मैं आराम से फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। लेकिन कम हाइट के राइडर्स को इस मोटरसाइकिल पर हैंडल बार को रीच करने के लिए और एक फर्म फुटिंग पाने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। XSR 155 को पावर देता है यामाहा की ट्राइड एंड टेस्टेड रेव हैप्पी और काफ़ी अक्लेम्ड 155cc लिक्विड कूल्ड इंजन VVA टेक्नोलॉजी के साथ। ये वही इंजन है जो हम R15 और MT15 में देख चुके हैं, रिफाइंड, हाई रेविंग और हमेशा परफॉर्म करने के लिए रेडी। इस प्लेटफॉर्म पर इंजन हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है क्योंकि ये पावर और एफिशिएंसी का एक परफेक्ट बैलेंस ऑफर करता है। हाई रेविंग परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है और जैसे जैसे आप इसे पुश करते हो ये आपको और ज़्यादा रिवॉर्ड करता है, स्पेशली जब आप टैकोमीटर को ऊपर हाफ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। राइड एंड हैंडलिंग में हार्डवेयर से शुरुआत करें तो XSR 155 बहुत सारे पार्ट्स शेयर करती है MT15 के साथ। यहाँ पर डेल्टा बॉक्स फ्रेम, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, USD फोक और लिंक टाइप रियर सस्पेंशन सब कैरी फॉरवर्ड किया है। लेकिन जो बदलाव है वो है यहाँ पर इसकी राइडिंग पोजीशन को लेकर। MT15 के कंपैरिजन में XSR काफ़ी रूमी लगती है और आपको काफ़ी स्पेस भी मिलती है इस मोटरसाइकिल को मूव करने के लिए। सिटी में चलाने के लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी निम्बल है, अजाइल है और ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत ही आसान है। और इसके साथ इस मोटरसाइकिल की लाइट वेट होने के कारण आपको काफ़ी सारी कॉन्फिडेंस मिल जाती है, स्पेशली नए राइडर्स के लिए। सिटी से बाहर आकर जब आप ट्विस्टी रोड्स पर चलाते हो तो यहाँ पर ये मोटरसाइकिल पूरी तरह से अलाइव हो जाती है। ये काफ़ी एंगेजिंग, स्टेबल है और बहुत ही आसानी से और अच्छे से कॉर्नर्स में लाइन पकड़ के चलती है। लीन करने में अच्छा खासा काम कर लेती है, लेकिन इसके स्टॉक टायर्स आपको चाहिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती है जब आप इसको तेज चलाने लगते हो या फिर आप इसको स्पिरिटेड मैनर में चलाते हो। मेरे हिसाब में अगर आप इसके टायर्स को अच्छे क्वालिटी के टायर्स इंस्टॉल करेंगे तो फिर यहाँ पर इस मोटरसाइकिल की ग्रिप और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। और अगर ब्रेक्स की बात करें तो ये काम ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन जब आप इसको एक स्पिरिटेड मैनर में चलाते हो तो यहाँ पर आपको ब्रेकिंग बाइट जो है कम लगने लगती है। इन सभी चीज़ों के साथ आपको इस मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर इसका सस्पेंशन सेटअप जो है हल्का स्टिफर साइड पर सेट किया गया है, जिसका कारण है कि इसकी स्पोर्टी इंटेंट है इस मोटरसाइकिल की, तो हल्का स्टिफर साइड पर है। अब इस बात को लेकर स्मूथ रास्तों पर आपको कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन जब आप खराब रास्तों पर या फिर कच्चे रास्तों पर या फिर आप पूरा टाइम काफ़ी टाइम अगर आप कम्यूट कर रहे होगे, लंबे कम्यूट कर रहे होगे, तो आपको थकावट काफ़ी हद तक महसूस हो सकती है। और लास्टली जब मोटर की बात की जाए तो ये सेम पावर ट्रेन है जो आपको R15 और MT15 में मिलता है, तो इस मोटर को आपको काफ़ी रेव करना पड़ता है इसका पूरा मज़ा उठाने के लिए। और पीछे की तरफ जो फाइनल ड्राइव के लिए स्प्रॉकेट दिया गया है, यहाँ पर आपको 48 टूथ का रियर स्प्रॉकेट मिल जाता है, वो जो सेम है R15 की तरह। मेरे हिसाब में यामाहा ने यहाँ पर एक 50 टूथ का स्प्रॉकेट देना चाहिए था, जो R15 के 48 टूथ स्प्रॉकेट से 2 दांत ज़्यादा और MT15 के 52 टूथ स्प्रॉकेट
से 2 दांत कम रहता था, तो उस हिसाब से आपको एक स्वीट स्पॉट मिलता था, जिससे लोअर रेव्स में आपको एक थोड़ा और पुल मिल जाता था, जिस हिसाब से इसके रेट्रो स्पोर्टी वाइब को पूरी तरह से और अच्छी तरह से मैच कर लेता। लाइट वेट कंस्ट्रक्शन और एफिशिएंट पावर ट्रेन की वजह से XSR 155 फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में काफ़ी फ्रूगल है। ये इंजन इसके फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट के टाइम से माइलेज के मामले में काफ़ी एफिशिएंट रह चुकी है और वक्त के साथ इस इंजन की एफिशिएंसी और भी बेहतर हुई है। साथ ही XSR का कर्व वेट और भी लाइट होने के कारण और इस मोटरसाइकिल को रिलैक्स राइडिंग स्टाइल में चलाने पर ये 50 kmpl के आसपास का फिगर निकाल लेती है, जो इस सेगमेंट के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक के लिए ऑनेस्टली काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो फिर अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग की शुरुआत होती है ₹1.5 लाख से, जिससे ये अपने लिए एक बहुत ही अच्छा केस बना लेती है। ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जहां पर आपको रेट्रो स्टाइलिंग मिल जाती है, लेकिन उसके साथ आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्रेडेंशियल्स भी मिल जाते हैं। हाँ, ये मोटरसाइकिल मार्केट में ज़रूर लेट आई है, और अगर ये जल्दी आती तो इसको कंपटीशन कम मिलती, और इस बात का यामाहा इंडिया बहुत अच्छे से एडवांटेज भी कर लेती थी। आज की तारीख में इस मोटरसाइकिल को राइवल करती है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 और टीवीएस की रॉनिन 225, जो दोनों रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल्स है, लेकिन उनका चलाने का नेचर जो है काफ़ी रिलैक्स्ड है। लेकिन XSR 155 की बात करें तो ये मोटरसाइकिल रेट्रो स्टाइल तो है, लेकिन आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, जिसके साथ ये एक बहुत ही मज़ेदार मोटरसाइकिल बन जाती है चलाने में, और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया है। तो फिर आखिर में अगर आपको एक क्लासिक स्टाइल मोटरसाइकिल चाहिए जिसको लेकर आप पूरी तरह से भगा सकते हो, रेड लाइन कर सकते हो, कॉर्नर्स को अटैक कर सकते हो और वीकेंड्स पर रेस ट्रैक पर भी लेके जा सकते हो, तो उसके लिए यामाहा की XSR 155 अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया केस बना लेती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वैसी बात हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो इस मोटरसाइकिल को खरीदने का प्लान कर रहे हैं। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।